सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे, राम राम। कैसे हो बच्चों आप? तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, रोज सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है मॉक टेस्ट की, जिसमें हम सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि होली का त्योहार चल रहा है, होली का मौसम चल रहा है, आप लोग भी होली में मस्त होगे, रंग और गुलाल खेल रहे होगे। तो आज की क्लास मैंने थोड़ी सी हल्की रखी है, थोड़ी सी मजेदार रखी है। मजेदार इसलिए कि आज मैं करवाऊंगा आपको वही प्रीवियस ईयर के पेपर ही, लेकिन आज मैं कंप्लीट जो मॉक टेस्ट है उसकी जगह मैं आज आपको प्रीवियस ईयर के एरर की क्विज दे रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो एरर्स हैं उनकी एक क्विज दे रहा हूं, ठीक है। रोज सुबह 10 बजे हम जो क्लास पढ़ते हैं उसमें कंप्लीट हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये होली का जो त्योहार चल रहा है, सबसे पहले तो बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। और होली के इस माहौल में हम आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं रखेंगे, लेकिन पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। हम चाहते तो छुट्टी भी कर सकते थे, आपकी क्लास को स्किप भी कर सकते थे, लेकिन एक क्लास की वैल्यू कितनी होती है इसका अंदाजा हमको बहुत अच्छी तरह से है। दूसरी बात, मान लीजिए आप चैनल पर लाइव आते, आपको यह भरोसा होता कि सर की क्लास हमें मिलेगी और उस दिन मैं क्लास स्किप कर देता तो अच्छा नहीं लगता। अगर एक बच्चा भी, जो बच्चे 10 बजे मेरी क्लास अटेंड करते हैं उनमें से अगर एक बच्चा भी 10 बजे क्लास पढ़ने आ जाता और उसे क्लास ना मिलती तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूटता। और बच्चों, हम आपका दिल नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम आपको बर्डन नहीं देंगे। होली का त्योहार है, बर्डन नहीं देंगे, पूरा मॉक टेस्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम बस एक प्रीवियस ईयर के जो एरर्स हैं उनकी एक क्विज करेंगे। दोस्तों, इस क्विज में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप करेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्विज। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, और आपको उस टाइम पे आंसर देना है और फिर मैं आपको उसको सॉल्व कराऊं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहां पर आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास 2 मिनट का टाइम है बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा। आप जल्दी से सॉल्व करिए इसको, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। क्या लिखा है? रवि शुड वार्न हिज ब्रदर सेइंग दैट ही वुड बीट हिम इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट हिज टीचर अगेन, ठीक है। रवि शुड वार्न हिज ब्रदर सेइंग दैट ही वुड बीट हिम इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट हिज टीचर अगेन। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव हु द मैनेजर सेड ही ऑट टू बी प्रमोटेड। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको हार्डली 30 सेकंड का टाइम मिलेगा बेटा, ठीक है। उस हिसाब से 1 मिनट के अंदर दोनों ये सेंटेंस हो जाने चाहिए। मैं तो फिर भी आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूं। हो गया बच्चों? चलो, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। यहां पर देखो, रवि शुड वार्न, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट चल रहा है। रवि शुड वार्न हिज ब्रदर सेइंग दैट ही वुड बीट हिम, ठीक है, इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट हिज टीचर अगेन, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा है कि इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट हिज टीचर अगेन, अगर वो दोबारा अपने टीचर के खिलाफ बात करता है तो उसका भाई उसे पीटेगा, रवि का भाई पीटेगा। कब पीटेगा? अगर दोबारा वो टीचर के अगेंस्ट बात करता है ना। और यहां पर कौन सा टेंस लिखा है? इज टॉकिंग। तो इज टॉकिंग का मतलब तो हो गया पीट रहा है, लेकिन वो पीट नहीं रहा, वो उसको अगर बात करता है तो उस केस में बता रहा है। तो बेटा यहां पर ना, यहां पर टॉक्स हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में यह बात आ रही होगी कि सर उसका भाई उसे पीटेगा। कब पीटेगा? जब वो टीचर के खिलाफ दोबारा बोलता है। तो यहां पर हमने विल टॉक क्यों नहीं किया? विल टॉक क्यों नहीं किया? क्योंकि पीट तो रहा नहीं है उसका भाई, उसका भाई पीटेगा। कब पीटेगा? अगर वो दोबारा टीचर के खिलाफ बात करता है तो पीटेगा। तो यहां पे विल टॉक क्यों नहीं आया? बेटा विल टॉक इसलिए नहीं आया क्योंकि इफ क्लॉज है ये, इफ, ठीक है, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज।
और इफ के अलावा आप कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ले लीजिए, इफ ले लीजिए, व्हेन ले लीजिए, व्हाइल ले लीजिए, ठीक है, आफ्टर ले लो, बिफोर ले लो, अनलेस ले लो, अंटिल ले लो, ये जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बेटा, कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद विल या शैल का यूज बच्चों नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो फ्यूचर में ही निकल रहा है। मीनिंग क्या निकल रहा? रवि शुड वार्न हिज ब्रदर, रवि को अपने भाई को वार्न करना चाहिए, सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही वुड बीट हिम, वो उसे पीटेगा यदि वह यानी उसका भाई टीचर के खिलाफ दोबारा बोलता है। पीटेगा, तो पीटेगा में विल आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बेटा इफ क्लॉज है और इफ क्लॉज में कभी भी विल का यूज यानी फ्यूचर का यूज नहीं होता, इसलिए यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? टॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा? द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव हु द मैनेजर सेड ही ऑट टू बी प्रमोटेड, ठीक है। अब यहां पे बेटा ये जो हु लिखा है, ठीक है, ये हु तो खुद ही एक सब्जेक्ट का काम करता है। हु किसका काम करता है? ये तो खुद ही एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहां पर ये जो ही है ये सुपरफ्लुअस है, यहां पर ही नहीं आएगा, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव हु द मैनेजर सेट ऑट टू बी प्रमोटेड, यहां पर ही नहीं आएगा। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आई कि ये ही क्यों नहीं आएगा, तो मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूं। जैसे सेंटेंस देखो, सेंटेंस है मैं उस लड़के को जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जो तुम्हें कल मिलेगा, ठीक है। मैं उस लड़के को जानता हूं जो तुम्हें कल मिलेगा। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, ठीक है। जो यानी हु, अब यहां पर ही लगाने की जरूरत है क्या? हु ही विल मीट यू, हु ही विल मीट यू, तो यहां पे खाली हु विल मीट यू टुमारो हो जाएगा ना, हु विल मीट यू टुमारो हो जाएगा। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जो तुम्हें कल मिलेगा, तो यहां पर ही सुपरफ्लुअस हो गया ना, मतलब ही जो हु है वो तो खुद ही एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसके सब्जेक्ट रिपीट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेम इज द केस विद दिस, तो यहां से भी क्या हो जाएगा? ही हट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए। यहां पर हमने इस टॉकिंग की जगह टॉक्स किया है और यहां पर हमने सिंपली ही को हटा दिया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो। देखो बच्चों, ये 2 दिन ना मैं क्विज कराऊंगा आपकी। 2 दिन जो होली की छुट्टियां है ना, एक 17 तारीख यानी आज का दिन और एक 18 तारीख यानी कल का दिन। तो आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से 12 क्वेश्चन की कल क्लास होगी सेम टाइम पर, ठीक है। ये 2 दिन हमने 17 और 18 जो है, क्योंकि होली का माहौल है इसलिए बर्डन ना देते हुए आपकी क्लास सिंपल सी रखी है। तो आज भी हम 12 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह कल भी हम 12 क्वेश्चन की ही एक क्विज करेंगे, ठीक है। फिर 2 दिन आप होली वोली एंजॉय कर लेंगे आराम से, मस्त क्लास हो जाएगी आपकी, बर्डन नहीं रहेगा, होली का नशा भी थोड़ा सा उतर जाएगा, फेस्टिवल का नशा भी उतर जाएगा, रंग गुलाल भी हो जाएगा। फिर 19 तारीख से हम अपनी वही मॉक टेस्ट की क्लास शुरू कर देंगे, है ना। तो शनिवार से फिर अपनी वही मॉक टेस्ट की क्लास शुरू हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो अब ये क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है? एज मेंशन्ड ऑन द फॉर्म एंड ऑल्सो इन द ब्रोशर, प्लीज राइट योर नेम ओनली विथ ब्लैक इंक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर सोसाइटी कंट्री, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर कंट्री इज बैड एंड लाइकली टू इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर। बताइए जल्दी से बेटा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कर लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। ध्यान से पढ़िए एक एक वर्ड को, क्लियर हो जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर आएगा समझ में।
देखो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। आज मैंने बताया ना, आज हम केवल 12 क्वेश्चन कर रहे हैं और 12 क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। लेकिन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये सीजीएल एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो रिपीट होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन है ना, तो इनको ध्यान से कर लो। चलो देखो मैं समझाता हूं आपको इसको। एज मेंशन्ड ऑन द फॉर्म, ठीक है, एज मेंशन्ड ऑन द फॉर्म एंड ऑल्सो इन द ब्रोशर, ठीक है, इन द ब्रोशर प्लीज राइट योर नेम ओनली विथ ब्लैक इंक। देखो बेटा, विथ जो है ना, विथ, ये किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है? ये बेटा किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है, यंत्र के लिए, ठीक है, यंत्र के लिए, ठीक। जैसे आई किल्ड अ स्नेक विथ ए गन, या स्टिक भी कर सकते हैं, गन या स्टिक कुछ भी, है ना। तो यहां पर हमने विथ का यूज किया क्योंकि गन और स्टिक यहां पर इंस्ट्रूमेंट है ना। यहां पर इंक लिखा, अगर मान लीजिए पेन होता है यहां पे, आई राइट विथ ए पेन, तो यहां पर भी विथ सही होता क्योंकि पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इंक के साथ विथ नहीं आएगा क्योंकि इंक से नहीं लिख रहे हम, लिख तो हम इंक से डायरेक्ट थोड़ी लिखा जाएगा भाई। इंक तो किसी चीज में होगी, कलम में होगी, पेन में होगी, किसी चीज में होगी, तो डायरेक्टली इंक से तो लिखते नहीं, इंक इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो विथ तो आएगा नहीं। तो फिर आएगा क्या? तो बेटा इंक के साथ में ना हमेशा इन आता है, ठीक है, ध्यान रख लो। इंक के साथ में क्या आता है? इन आता है, इन इंक, ठीक है। तो यहां पर इन आ जाएगा, ठीक है। राइट योर नेम ओनली इन ब्लैक इंक। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को विथ सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन विथ अच्छा लगेगा भले ही, सही नहीं है, सही इन है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज बैड एंड लाइकली टू इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर, एंड लाइकली टू इंप्रूव। देखो बेटा होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं, एंड होता है ना, एंड ये सिमिलर आइडियाज को जोड़ता है, सिमिलर आइडियाज को, मतलब एंड के पहले और एंड के बाद जो लिखी है ये बातें अपोजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें क्या नहीं होनी चाहिए? अपोजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया रिच एंड हैप्पी, है ना, क्या लिख दिया? रिच एंड हैप्पी। इसी तरह से हमने लिख दिया रिच सैड। तो अब यहां पर हम अगर एंड लगा देते हैं तो यहां तो सही है, रिच एंड हैप्पी, मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो रिच भी हो सकता है और हैप्पी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये दोनों बातें अपोजिट है, रिच एंड हैप्पी नहीं आएगा बेटा, यहां पे एंड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? बट आएगा। यानी दो बातें जहां पर आपस में विरोधाभास हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन होने पर एंड का नहीं बट का यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस पढ़ो बेटा जरा, क्या लिखा है? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज बैड। क्या लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी कंट्री की वो क्या है? बैड है, बैड, ठीक है। फिर लिख दिया इन्होंने एंड, और एंड के बाद क्या लिख रहे हैं? लाइकली टू इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर। लाइकली का मतलब होता है बेटा संभावित, ठीक है। लाइकली का मतलब क्या होता है? लाइकली का मतलब होता है संभावित। तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री की बैड है, लेकिन नियर फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में उसके इंप्रूव होने की संभावना है, ठीक है। तो यहां पे दोनों बातें अपोजिट हो गई। एक तरफ हम कह रहे हैं कंडीशन बैड है लेकिन नियर फ्यूचर में सुधर जाएगी, तो यहां पर एंड नहीं आएगा क्योंकि दोनों बातें विरोधाभासी हैं। तो यहां पे बेटा एंड की जगह क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा यहां पे, ठीक है। क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो, कोई भी क्वेश्चन जिसमें डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप जो है मुझे कमेंट वीडियो पे करके बता देना क्वेश्चन नंबर के साथ कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको
ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास चल रही है, आज जो 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इन 12 क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर दिस। तो मैं कल की क्लास में या अगली क्लास में उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हाँ चलो, वैसे तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएं। चलो जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इनको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? राजू wept bitterly on hearing the news of his failure during the final examination। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? People of every country have one thing in common and that the love for their country। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, जल्दी से कर दो ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो। ठीक है, राजू वेप्ट बिटरली। ठीक है, बिटरली मतलब होता है फूट फूट कर रोना। कोई आदमी बहुत बुरी तरह से होता है ना, एकदम फूट फूट कर रोना, उसको बोलते हैं वेप्ट। वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट। ठीक है, राजू वेप्ट बिटरली मतलब राजू फूट फूट कर रोया। ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज सुनकर, कहेगी ऑफ हिज फेल्योर, अपने फेल्योर की न्यूज सुनकर। ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम के दौरान। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? पीपल ऑफ एवरी कंट्री, हर देश के लोग, हैव वन थिंग इन कॉमन, एक चीज सब में कॉमन होती है, एंड दैट द लव फॉर देयर कंट्री, उनके कंट्री के लिए लव। कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। सबसे पहले इसकी बात आती है बेटा, फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान नहीं, ड्यूरिंग का मतलब तो दौरान हो गया ना। तो राजू बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसने अपने फेल्योर की न्यूज सुनी, उसने अपने फेल्योर की न्यूज सुनी। तो फेल्योर की न्यूज सुनी एग्जाम के दौरान या एग्जाम में? एग्जाम के दौरान किस चीज की खबर सुनेगा? एग्जाम की खबर तो सुनेगा ना। तो यहां पे बेटा ड्यूरिंग नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? इन आएगा, इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग की जगह इन आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीपल ऑफ एवरी कंट्री, हर देश के लोगों में, हैव वन थिंग कॉमन, एक बात कॉमन होती है, एंड दैट द लव, एंड दैट द लव ऑफ द कंट्री। अब देखो बेटा, दैट के बाद तो एक पूरी क्लॉज आती है ना, दैट के बाद क्या आती है? एक पूरी क्लॉज आती है। तो अगर हम इसके बाद लिख दें दैट द लव फॉर देयर कंट्री, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि दैट की द लव फॉर देयर कंट्री, कि उनका देश के प्रति प्रेम, उनका देश के प्रति प्रेम, कि उनका देश के प्रति प्रेम। तो इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आ रही, ये तो केवल एक नाउन की तरह हो गया। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करेंगे? यहां पे दैट के बाद इज लगा देंगे, एंड दैट इज, एंड दैट इज, बाकी यहां से पूरा ऐसा। तो जब दैट इज लगा दिया, यहां पर ये दैट इज लगा दिया, तो इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आ गया? कि उनका देश के प्रति प्रेम है। वो इज लगाने से ये है जुड़ गया। इज नहीं लगाया था, कि उनका देश के प्रति प्रेम, खत्म, और इज लगा दिए वहां, तो कि उनका देश के प्रति प्रेम है। अब है के बिना आप सेंटेंस पढ़ो अधूरा लगेगा, है के साथ पढ़ो पूरा लगेगा। ठीक है ना, तो ये इज लग जाएगा यहां पे। तो इसका मतलब ये है कि यहां थर्ड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट में एरर है, और इस सेंटेंस के भी थर्ड पार्ट में एरर था। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? आई एम ऑब्लाइज टू यू एंड योर एंटायर फैमिली इन शोइंग काइंडनेस एंड जेनरसिटी टूवर्ड्स अस। जल्दी से कर दो बेटा, कोई टफ नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
बड़ा इजी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट हैव कम फॉरवर्ड टू फंड द रेस्क्यू ऑपरेशन कैरीड इन द कोरोना हिट एरियाज। सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? आई एम ऑब्लाइज टू यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूं। ऑब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ होना। आई एम ऑब्लाइज टू यू एंड योर एंटायर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूं। इन शोइंग काइंडनेस एंड जेनसिटी टुवर्ड्स अस, कि आपने हमारे प्रति दया दिखाई। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है बेटा? क्या एरर है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में आई एम ऑब्लाइज टू यू एंड योर एंटायर फैमिली इन शोइंग, यहां पर बेटा इन नहीं आएगा। इन क्यों नहीं आएगा? यहां पे क्या लिख रहे? आई एम ऑब्लाइज टू यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूं। क्यों कृतज्ञ हूं? क्यों कृतज्ञ हूं? इसलिए कृतज्ञ हूं कि कारण भाई मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति कृतज्ञ हूं ना, तो कृतज्ञ होने का कारण क्या है? कृतज्ञ होने का कारण क्या है? कृतज्ञ होने का कारण यह है कि आपने हमारे प्रति दया दिखाई। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा है कृतज्ञ है और यहां पर लिख रहा है कृतज्ञ होने का कारण। और आप सबको पता होगा बेटा कि कारण बताने के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कारण देखो, पहले में आप बता रहे कि कृतज्ञ हैं और आगे बता रहे कि क्यों कृतज्ञ हैं, क्योंकि दया दिखाई। तो कारण बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। इसलिए बेटा यहां पर इन नहीं आएगा, फॉर आएगा। इन नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा बेटा? फॉर आएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट हैव कम फॉरवर्ड टू फंड द रेस्क्यू ऑपरेशन कैरीड इन द कोरोना हिट एरियाज। आ रहा है बेटा समझ में ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट हैव कम फॉरवर्ड टू फंड द रेस्क्यू ऑपरेशन कैरीड। ठीक है, देखो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये तो होता है एक्टिव, और सब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ये होता है पैसिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना, ये एक्टिव होता है, और सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव होता है ना। अब बेटा एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस होता है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो काम को करता है और पैसिव का सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि उसके साथ काम किया जाता है। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे आई टॉट और आई वॉज टॉट, ये सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट बी वर्ब और थर्ड फॉर्म। ये वाला एक्टिव है और ये वाला पैसिव है। तो दोनों में अंतर क्या है? आई टॉट का मतलब मैंने पढ़ाया और आई वॉज टॉट मतलब मुझे पढ़ाया गया, ये मीनिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ ये काम किया जाता है। यहां पर ये जो सब्जेक्ट है इस काम को कर रहा है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा बल्कि ये काम इस सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है। मैंने पढ़ाया, मुझे पढ़ाया गया। ठीक है, तो अब ये बताओ कैरीड मतलब होता है, कैरीड मतलब होता है कोई काम करना, और रेस्क्यू ऑपरेशन, अब रेस्क्यू ऑपरेशन कोई काम करेंगे या रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाएंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी कोई काम करेगा बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन ही किया जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में हमें बी लगाना जरूरी है, तो यहां पर बीइंग लग जाएगा, तो हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशंस बीइंग कैरीड, रेस्क्यू ऑपरेशंस बीइंग कैरीड हो जाएगा, पैसिव में बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा है, डॉक्टर डिड एन ऑपरेशन, डॉक्टर डिड एन ऑपरेशन, डॉक्टर ने किया एक ऑपरेशन। अब मान लो ऑपरेशन को सब्जेक्ट बना दें हम, एन ऑपरेशन, तो एन ऑपरेशन के साथ डिड आ जाएगा, एन ऑपरेशन डिड, ऑपरेशन थोड़ी कर रहा बल्कि ऑपरेशन किया जा रहा है, तो यहां पे डिड नहीं आएगा, वॉज कैरीड आ जाएगा। ठीक है, या डन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के पैसिव आ जाएगा यहां पे। ठीक है, चलो इसी वजह से हमने बीइंग लगा दिया। क्लियर हो गया? चलो बेटा अब देख लो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, पढ़ो जरा जल्दी से क्वेश्चन, क्या लिखा है? My supporters are not as enthusiastic and cooperative as those of my opponents. और 10 है, I was very upset because I had never in such a peculiar situation. अगर आपको सफल होना है ना बेटा, अगर आपको नौकरी चाहिए है तो कभी पीछे पलट के नहीं देखना। पीछे पलट के नहीं देखना का मतलब कि अपनी तैयारी पे लगे रहो, तैयारी करते रहो, और कभी ये मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप लोग मील का पत्थर जानते हैं क्या होता है? मील का पत्थर, वो जब हम लोग कहीं रोड पे जाते हैं तो किलोमीटर वाले पत्थर लगे होते हैं ना, कि गुड़गांवा 60 किलोमीटर, फिर 59 किलोमीटर, गुड़गांवा 58 किलोमीटर, तो जो पत्थर लगे रहते हैं साथ में, माइल स्टोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, माइल स्टोन है ना, हिंदी में उसे मील का पत्थर कहते हैं, मील का पत्थर। ठीक है, तो एक शेर है बेटा, बड़ा बेहतरीन उसका मीनिंग है कि चला हूं जब से, चला हूं जब से मेरी मंजिल पर नजर है, चला हूं जब से मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने मुड़कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इसका मतलब कि जब मैं हमें कहीं जाना होता है, कोई मंजिल पानी होती है, तो हमें पलट पलट के ये नहीं देखना कि हम कितने आगे आ गए, फिर अब 59 किलोमीटर रह गया, अब 58 रह गया, अब 57 रह गया, अब 56 रह गया। अरे भाई, हमें 58, 57, 56, 55 से क्या लेना है? हमें तो मंजिल पे नजर रखनी है कि वहां पहुंचना है, बस पहुंचना है, गिनना थोड़ी है। भाई जब रोटी खाते हो, आप लोग खाना खाते हो, तो क्या हर रोटी के बाद गिनते हो? मैंने एक खा ली, अब मैं दूसरी खाऊंगा, दूसरी खा ली, अब मैं तीसरी खाऊंगा, मैं चौथी खाऊंगा, ऐसे क्या गिन के खाते हो? अरे खाना खाने बैठते हो, रोटी खाना शुरू करते हो, जब पेट भर जाता है तो उठ जाते हो। चावल भी खा लेते हो, कभी काउंट तो करते नहीं कि आज मैंने 4 रोटी खाई और 200 ग्राम चावल खाए, अब मैं रात को 2 रोटी खाऊंगा, 400 ग्राम चावल खाऊंगा। इसी तरह जब तैयारी करते हैं तो कभी ये मत देखो कि मैंने तो 100 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 101 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 200 वर्ड याद कर लिए, मैंने 500 ये कर लिया, मैंने 50 मॉक टेस्ट लगा लिया। नहीं, गिनना नहीं है। अरे जब तक एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए तब तक करते रहो, गिनती थोड़ी गिननी है। हमारे यहां पर एक पहलवान था, ठीक, वो पहलवान क्या करता था, सारे लोग तो गिन गिन के दंड बैठक लगाते थे। ठीक है, वो 100 लगाई, कोई कहता मैंने 50 लगाई, कोई कहता 1000 लगाई। वो क्या करता था, एक अगरबत्ती लेता था और अगरबत्ती लगा देता था। ठीक, अब उसे काउंटिंग से मतलब नहीं रहता था, जब तक वो अगरबत्ती जलेगी तब तक वो दंड बैठक लगाता रहेगा। तो वही हाल तैयारी का आपका भी बेटा, आपकी अगरबत्ती है आपका सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाई करती रहनी है, मेहनत करती रहनी है। चलो खैर, अब जल्दी से ये वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10।
क्या लिखा है, माई सपोर्टर्स आर नॉट एज एंथुसियास्टिक एंड कोऑपरेटिव एज दोज ऑफ माई ओपोनेंट्स। क्या आएगा यहां पे बेटा, यहां पर देखो माई सपोर्टर्स आर नॉट एज एंथुसियास्टिक एंड कोऑपरेटिव एज दोज ऑफ माई ओपोनेंट्स। तो यहां पे दोज ऑफ लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये जो दोज ऑफ है ये सुपरफ्लुअस है, ये हट जाएगा, ये सुपरफ्लुअस है, ये हट जाएगा। ये दोज ऑफ तो कहां आता है, जहां पर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोज ऑफ लगाने की जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। ये दोज ऑफ और दैट ऑफ कहां आता है, जैसे सेंटेंस देखिएगा, पेन इन माई पॉकेट is as expensive as that in your pocket। अब यहां पर हमने that लगाया, that क्यों लगाया, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, पेन इन माई पॉकेट को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं, पेन इन माई पॉकेट को। तो पेन इन माई पॉकेट को हम पेन इन योर पॉकेट से ही तो कंपेयर करेंगे। तो ये सेंटेंस एक्चुअली क्या है, ये पेन इन माई पॉकेट इज एज एक्सपेंसिव एज, पेन इन माई पॉकेट इज एज एक्सपेंसिव एज पेन इन योर पॉकेट। लेकिन चूंकि पेन और पेन रिपीट हो गया, इसलिए इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, दैट। और यही चीज पेन सिंगुलर है तो दैट लगाया, अगर पेन की जगह प्लूरल होता तो हम दैट की जगह पे क्या लगा देते, दोज लगा देते। मतलब सिंगुलर रिपीट हो रहा तो दैट, प्लूरल रिपीट हो रहा तो दोज। तो इस केस में दैट या दोज का यूज होता है, लेकिन यहां तो कोई भी चीज रिपीट हो ही नहीं रही है ना, यहां पर कोई भी चीज रिपीट हो नहीं रही, तो दोज ऑफ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हो गया क्लियर, चलो। अच्छा, मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूं जहां पर दोज ऑफ आएगा, ठीक है। ऐसा ही एक मिलता जुलता, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या लिखा, पूरा सेंटेंस ऐसे ही होगा, बस ऐसे लगा देंगे हम। सपोर्टर्स ऑफ माई पार्टी आर एज लॉयल एज दोज ऑफ योर पार्टी, ठीक है। सपोर्टर्स ऑफ माई पार्टी आर एज लॉयल एज दोज ऑफ योर पार्टी। अब यहां पर जो दोज ऑफ लगा है बेटा, ये सही है, क्योंकि यहां पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, सपोर्टर्स को। सपोर्टर्स ऑफ माई पार्टी आर एज लॉयल एज सपोर्टर्स ऑफ योर पार्टी। तो सपोर्टर रिपीट ना हो तो यहां पर हमने दोज लगा दिया। अब ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। तो जहां पर कोई नाउन रिपीट हो रहा होता है तो उस रिपीटेड नाउन को हटा के हम दैट का यूज सिंगुलर में और दोज का यूज प्लूरल में करते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है ना, तो इसलिए दोज ऑफ लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, चलो करो क्वेश्चन नंबर 10। आ रहा है, देखो ये भी एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन है। आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत उदास था, बिकॉज आई हैड नेवर इन सच। अब देखो बेटा, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया ये, ठीक है, और आ गया नेवर इन सच, मतलब आ गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में वर्ब तो रही नहीं, वर्ब कहां गई, तो यहां पे बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा बेटा, बिकॉज आई हैड नेवर, यहां नेवर के बाद लग जाएगा बीन, आई हैड नेवर बीन। अब जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है आई नेवर इन कंफ्यूजन, आई नेवर इन कंफ्यूजन। क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है ना। यहां पे जब हम लगाएंगे आई एम नेवर इन
कंफ्यूजन, तब सेंटेंस सही होगा। वर्ब के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं। तो यहां भी वर्ब मिसिंग है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब है ही नहीं, तो बीन लगा देंगे। बीन क्यों लगा देंगे? क्योंकि बी वर्ब का यूज हो रहा है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हैड नेवर बीन इन सच ए सिचुएशन हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12। जैसे कि मैंने बेटा पहले ही बताया था कि आज की क्विज जो है एरर की, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सीजीएल के एग्जाम जो आपका अगले महीने होने वाला है, 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है ना। आपको यही जो मैं क्वेश्चन लिए हैं, आपका एक एक क्वेश्चन ना कई कई सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस आपको और सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए करिए जरा जल्दी से 2 क्वेश्चन और, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। हाँ भाई हो गया। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा है। माई असिस्टेंट फेल्ड एट एक्सप्लेनिंग वाई ही कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द गिवन टाइम लिमिट। ठीक है, माई असिस्टेंट फेल्ड, मेरा असिस्टेंट फेल्ड हो गया एट एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन, तो बेटा हमें आंसर तो यहीं पे मिल जाएगा। आंसर तो हमें यहीं पर मिल जाएगा। फेल्ड एट नहीं होता बेटा, फेल के बाद ना इन आएगा, ठीक है, फेल इन। तो यहां पे फेल्ड लिखा है तो एट की जगह यहां पे क्या आ जाए बेटा, इन आ जाएगा, ठीक है, फेल्ड इन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्या लिखा है। हैड ऑल ऑफ देम गॉन देयर विद द बुक्स दे कुड हैव बीन इम्प्रेस्ड द कमिटी। तो बेटा देखना अब क्या लिखा, देखो दे तो लिखा सब्जेक्ट, ठीक, और ये कुड हैव ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, बीन इम्प्रेस्ड तो बीन ये बी हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। जब बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया मतलब ये बेटा पैसिव हो गया, ठीक है। जब बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो ये क्या हो गया बेटा, पैसिव हो गया। अब पैसिव है तो उस हिसाब से यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे तो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट आ रहा है मतलब ये सेंटेंस पैसिव नहीं है। जैसे मान लो सेंटेंस है आई टॉट रवि, मतलब मैंने रवि को पढ़ाया, ठीक है, और आई वॉज टॉट। अब आई वॉज टॉट का मतलब हो गया मैं पढ़ाया मुझे पढ़ाया गया, ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब इसमें हम लगा दें यहां पर रवि तो कोई मीनिंग निकलेगा, आई वॉज टॉट रवि, क्योंकि आई वॉज टॉट का मतलब तो हो गया मुझे पढ़ाया गया, अब रवि तो बेकार है। तो जब बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर ये बी हटाना पड़ेगा। आई वॉज टॉट रवि लिखा है तो वॉज को हटा दो तो यहां पर आई टॉट रवि बन जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी है, दे हो गया सब्जेक्ट, कुड हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन और थर्ड फॉर्म आ गई मतलब पैसिव हो गया, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट नहीं होना था, लेकिन ये द कमिटी यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट है मतलब एक्टिव बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव नहीं बनेगा, एक्टिव बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। और पैसिव से एक्टिव बनाना है तो बी वर्ब हटा दो, तो यहां से बी हट गई, ठीक है। चलो अब बताओ आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है भाई, आप लोगों को क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया चीजें। तो बेटा बस आपको इसी तरह से ये चीजें करते रहना है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह से चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। और आज के जो क्विज था इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग
कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट करके मुझे बता देना कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम थी, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ना मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज के 12 क्वेश्चन हो गए बेटा। इन 12 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं इनको बार बार रिपीट कर लेना। आप 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे, नोट्स बना लोगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। होली का माहौल है, होली का त्योहार है, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, खूब इंजॉय करिए, खूब रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बस होली इस ढंग से मनाना कि प्यार का त्योहार है, सारी नफरत भूलकर एक दूसरे को गले लगाइए और खूब इंजॉय करिए। आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में फिर 12 क्वेश्चंस के साथ में। हाँ, एक बात और कि आज हमने 12 क्वेश्चन की क्विज कर ली, कल भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन की क्विज करेंगे और फिर ये 12 क्वेश्चन के बाद 19 तारीख से 19 से फिर हम अपना वही रूटीन पे आ जाएंगे, मॉक टेस्ट वाले पे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।